शुरू किया जाए। ओके, चलिए आज फिर से मैं इंद्र कुमार कैंपस में सभी ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं या जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या जो लेना चाहते हैं, सबको मोस्ट वेलकम है ई कैंपस में। इस ई कैंपस के चैनल से आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ आपको समय समय पर फैकल्टी के साथ आपको इंट्रोडक्शन किया जाएगा। फैकल्टी का इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के साथ फैकल्टी आएंगे, और हर सब्जेक्ट का जो फैकल्टी है, प्रत्येक सब्जेक्ट का फैकल्टी अलग अलग होंगे। जैसा कि मेरा नाम इंद्र कुमार है, और जिस तरह से आनंद सर है इकोनॉमी के लिए, विपुल सर हैं पॉलिटी के लिए, मेहता सर हैं ज्योग्राफी के लिए, पंकज सर हैं ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कोच के लिए जाने जाते हैं। इस तरह से हम और हमारे टीम आपके शुरुआत से लेकर के आपकी सफलता के जर्नी तक हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी तरह का आपकी इंक्वायरी, आपकी विलिंग जो है, उसके साथ जो भी आपका डाउट हो, किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं मैसेज करके ऑनलाइन, या फिर पीडी कैंपस के जो साइट है वहाँ पर उनका नंबर है उपलब्ध है, नंबर पे आप ऑफिस से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और आज मैं इंद्र कुमार सर आपको इतिहास के साथ, और इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें। इतिहास बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम चाहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर के उस तथ्य को पढ़ाएं, उस फैक्ट पर ध्यान आकृष्ट करें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में पूछा गया हो, जो पूछने वाले हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा स्थान आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बना सकते हैं और अपनी लाइफ की, अपने जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह उद्देश्य पीडी कैंपस का टीम और पीडी कैंपस के जो कोच हैं, डायरेक्टर है, उनका मात्र एक ही लक्ष्य है। चलिए, समय रहते हुए हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट पर भी ध्यान आकृष्ट करें, सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन करें, सब्जेक्ट के बारे में जानें, सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या सेगमेंट है, क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग बात करते हैं। ओके, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, या कोई और अदर पीटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आपको हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अंकदायी नंबर होता है। इसीलिए अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो इतिहास में हम ये बात करें तो सबसे पहले आप ये जानें तो इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है या कितने भाग हो। ओके, ये पहला पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, जो इतिहास का प्रारंभिक भाग जो है, पहला भाग जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, वह उसे हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्या कहते हैं? एंशिएंट अब एंशिएंट हिस्ट्री, वी आर इंडियन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, या वी शुड स्टडी अबाउट इंडिया। हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ेंगे भी, और पढ़ना भी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि इतिहास कहाँ का, तो भारत का। भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है इतिहास का हम लिखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ, कहाँ का इतिहास? भारत का इतिहास। अगर हिंदी वाले बच्चे चाहते हो तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, अब बोलता ही रहूंगा, तो अगर हिंदी में भी तो भारत का ये प्रारंभिक
सेकेंड पार्ट अगर हम चलें, सेकेंड पार्ट जो होगा वह होगा मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो इतिहास होगा, थर्ड पार्ट की अगर बात करें, वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ, यानी हिंदी में इसे कहेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। और फोर्थ सेगमेंट पे अगर हम बात करें, फोर्थ सेगमेंट हो जाता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ, यानी स्वतंत्र उत्तर भारत का इतिहास, यानी स्वतंत्रता के बाद का, जहां से हमारा देश में, जब हमारा देश आजाद होती है ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 से, और हमारा देश एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, या गणतांत्रिक राष्ट्र जब बनता है 26 जनवरी 1950 से, वहां का इतिहास तो हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ, या क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी स्वतंत्र उत्तर भारत का इतिहास, उत्तर भारत का। तो मेनली आप देखें जो 4 भाग हैं, और चारों भाग का, जैसे हिस्ट्री में अगर बात किया मैंने, हिस्ट्री के 4 कालखंड हैं, 4 भाग हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हिंदी वाले बच्चों को ध्यान में रखना है, भारत का इतिहास, भारत का मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास, 4 भागों में आपको जो काम करना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो भारतवर्ष का, उसमें आपका जो पढ़ना है वो एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समय सीमा रहते हुए, अब जैसे आपने 4 भाग जाना, अब 4 भाग का टाइम पीरियड भी हमें आपको जानना जरूरी है। तो चले हम लोग बात करें, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कब से कब तक का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास होगा, तो प्राचीन भारत का इतिहास होगा फ्रॉम मेनी बिलियंस ईयर्स टू 647 एडी। बस ये मोटे तौर पे याद रखना है, ज्यादा इसमें आपको उलझना नहीं है, जितना आप सुलझे रहेंगे डेटा के मामला में उतना अच्छा रहा। लेकिन हाँ, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए हमें डेटा को एक मोटे तौर पर हमें ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो फ्रॉम मेनी बिलियन ईयर्स एगो टू 647 यानी करोड़ों वर्ष से लेकर 647 ईस्वी तक का काल जो है वह माना जाता है प्राचीन भारत। बस मोटे तौर पे रखना है ध्यान। ओके, अब यहां पर सर एक कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा इसीलिए बता रहा हूं
जो पूरे ये संसार है जिसमें आप देख रहे हो, पूरे संसार में जिसमें आप 8 प्लैनेट देख रहे हो, इतने इतने बड़े स्टार देख रहे हो, जिसमें आप सन देख रहे हो, सन इज द मास्टर ऑफ द ऑल प्लैनेट, सन इज द मेन रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी, सन इज द कंट्रोलर ऑफ द ऑल प्लैनेट्स। इसका सृजन जब हुआ है, ये पृथ्वी का सृजन नहीं, पूरे संसार का जो सृजन हुआ है, इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। जो भी हिस्टोरियन हो या ज्योग्राफर हो या जो भी सब्जेक्ट का जानकार है, सभी ने आज तक लगभग पर काम किया है। कब ये संसार बना, कब ये सूरज बना, कब ये पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ, इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। तो जहां से यह बनना शुरू होता है, ये संसार, ये खूबसूरत संसार का निर्माण होने का समय, निर्माण होना शुरू हुआ, वहां से समय शुरू होता है। इसीलिए हम इसमें बात करते हैं जिसका एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है, इसीलिए बात करें करोड़ों वर्ष से लेकर के 647 ईस्वी तक का काल जो है, ये क्या कहलाएगा? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ, ओके, प्राचीन भारत का। अब हम बात करें मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, डेटा क्या होगा? टाइम पीरियड, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत इतिहास में अगर आप समय अवधि देखेंगे तो इसको भी मोटे तौर से लीजिए, जैसे ही प्राचीन भारत का इतिहास की समाप्ति की ओर जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है, वैसे ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जा रहा है। तो इसको हम अगर बात करें तो फ्रॉम 647 AD टू 1707 AD, यानी 647 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का अगर हम समय अवधि को मान ले, तो ये जो समय अवधि होगा वह मध्यकालीन भारत, ओके। और जो तीसरा जो सेगमेंट मैंने बात किया अभी, तीसरा जो पार्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका समय अवधि अगर हम बात करें तो फ्रॉम 1707 टू 1947, 1947 यानी कि 1707 ईस्वी करके 1947 तक का कालखंड का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड। मोटे तौर पर आप अगर इतना भी जानकारी, इतना भी अगर आप ध्यान में रखते हैं और या मेमोरी में रखते हैं तो आपका काम मोटे तौर पे चल जाएगा। अब फोर्थ सेगमेंट जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो मैंने आपसे बात किया था अभी जस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इसका समय अवधि अगर हम बात करें तो इसको हम फ्रॉम 1947 टू या टिल नाउ, फ्रॉम 1947 टिल नाउ, टिल नाउ, या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो फ्रॉम JL नेहरू गवर्नमेंट, JL नेहरू गवर्नमेंट टू मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, यानी जवाहरलाल नेहरू का जो सरकार थी 15 अगस्त 1947 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक का समय अवधि जो है ये आपका होगा इसका पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो मोटे तौर पे अगर आप ऐसे भी डेटा याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक का जितना भी आपको जानकारी है, इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में, कंसेप्ट के रूप में,
आपको या फैक्ट के रूप में आपको याद रखना होगा, जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सरल और सहज भाव से आप कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, अब एंशियंट हिस्ट्री में देखोगे तो एक इसी में आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाता है, तो डेटा में ही 4-5 क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। कैसे कैसे? इसमें जैसे आप बात करोगे फ्रॉम, जैसे मैंने लिखा फ्रॉम मेनी बिलियन ईयर्स एगो टू 647 एडी, अगर इसमें अगर हम बात करें 647 एडी में जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग या पावरफुल जो रूलर था हिंदू रूलर्स का नाम था, अंतिम लास्ट मोस्ट पावरफुल हिंदू रूलर जो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है कब? 647 ईस्वी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू जो शक्तिशाली शासक था उसका क्या नाम था? आपको ध्यान में रखना है, जो 647 ईस्वी में जिस शासक का मृत्यु हुआ और वह अंतिम हिंदू, प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था, जिसका नाम है हर्षवर्धन। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु। ये दोनों रूप से आपको इंपोर्टेंट है। एक तो 647 ईस्वी में एंशियंट हिस्ट्री की समाप्ति की ओर होता है और मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होता है, और एक डेटा के रूप में, नाम के रूप में हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक कौन थे प्राचीन भारत में, उसको आपको हर्षवर्धन को याद रखना है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई इसको भी याद रखना है, 647 ईस्वी में। तो ये डेटा में ही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका निकल करके तत्काल। अब है 647 ईस्वी से लेकर के 1707 में, 1707 में भी अब देखोगे जो जिस तरह से आप थोड़ी सी यहां पर हम कंसेप्चुअल आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो हम थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री की ओर चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंशियंट हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में हम बात करेंगे ओरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की। जब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं होगी ये हिस्ट्री कहां से बनेगा, पॉलिटी कहां से बनेगा और ज्योग्राफी कहां से, कोई भी सब्जेक्ट की बात ही नहीं हो सकता था। तो बात करेंगे ओरिजिनेट ऑफ। इसमें आपसे पूछेगा कि यूनिवर्स कितना कितना वर्ष लगभग पुराना है, तो पहले आप इसमें बात करेंगे हम ओरिजिनेट ऑफ वर्ष। दूसरा पॉइंट, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे ओरिजिनेट ऑफ सन। सन इज नॉट इंपोर्टेंट, बट एक क्रोनोलॉजी के लिए हम बात करेंगे, तो ओरिजिनेट ऑफ सन, यानी सन की उत्पत्ति। बिना सन की उत्पत्ति का भी संभव नहीं है सृष्टि का उत्पत्ति, यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति। इसी में अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे में आ जाएंगे हम ओरिजिनेट ऑफ अर्थ, ओरिजिनेट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की। क्यों पृथ्वी की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली ट्रूथ है ये, तो जब तक पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं होती तो लाइफ का उत्पत्ति कहां? पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन संभव हुआ, और जीवन जहां संभव हुआ वहीं पर जीव संभव हुआ, और वहीं पर जीव संभव हुआ तो वहीं पर ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटीज या ह्यूमन बीइंग्स का अस्तित्व कायम हुआ। और जो ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व कायम होता है तो इतिहास बनना शुरू हो जाता है, लाइफ के बिगिनिंग भी शुरू हो जाता है। ये अर्थ इज सो इंपोर्टेंट फॉर द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हम बात करेंगे जो ओरिजिनेट ऑफ अर्थ, ओरिजिनेट ऑफ अर्थ, ओरिजिनेट ऑफ अर्थ
originate of earth, originate of अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। जब देखो पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ होगा तो उसी पे लाइफ का उत्पत्ति हुआ। हम इस बात करेंगे ओरिजिनेट ऑफ लाइफ, ओरिजिनेट ऑफ लाइफ यानी जीवन की। ब्रह्मांड बना, ये संसार बना जिसमें 8 प्लैनेट है। फिर सन का उसमें बात करें, सन इज नॉट प्लैनेट, सन इज द स्टार, सन इज द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सन इज द कंट्रोलर ऑफ द ऑल प्लैनेट। बट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और सन और प्लैनेट के बारे में ज्यादा आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे, ज्योग्राफी वाले सर के साथ आपको इंट्रोडक्शन होगी। तो यहां पर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात होगी ओरिजिनेट ऑफ अर्थ, ओरिजिनेट ऑफ लाइफ। ओरिजिनेट ऑफ लाइफ में यानी कहने का मतलब ये है जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर ही जीवन का उत्पत्ति हुआ, बाकी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ। तो इसीलिए अर्थ इंपोर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है, जो ये पूरे संसार जो देख रहे हो, अगर हम बात करें थोड़ी सी ज्योग्राफिकली इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, इस तरह से अगर हम ब्रह्मांड की बात करें जिसमें 8 प्लैनेट है और पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर हम 7 कॉन्टिनेंट है, ये सब कुछ नहीं था पहले, ये कुछ नहीं था, पूरा के पूरा ये एक गोले के समान था। अचानक हेमेंटेड साहब कहते हैं जो बिग बैंग थ्योरी में, जो अचानक फटा फूटा और इस तरह से एक सुंदर सा संसार का निर्माण हुआ जिसमें 8 प्लैनेट का डेवलपमेंट होता है, जिसमें अर्थ का डेवलपमेंट होता है। और अर्थ में अगर अर्थ पे अगर आप बात करोगे, पृथ्वी पर बात करोगे तो पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंट है और 7 कॉन्टिनेंट में अगर आप बात करोगे देश में मेरा जिस देश में हम लोग रहते हैं तो भारत है, और भारत जो है जिसमें इस विश्व को बांटा गया वो कंटिनेंट में, और कंटिनेंट को बांटा जाता है कंट्री में, और जिसमें हम लोग इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं वो भारत का इतिहास है। तो ये पूरे संसार कुछ नहीं, कोई भी तरह का जीव प्राणी नहीं थी, कोई भी तरह का जो अभी आप देखते हो WTO है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, ओके, या यूनिसेफ है, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थान देखते हो, या अपने भारत के अंदर बात करें जो बड़े बड़े जैसे पार्लियामेंट देख रहे हो, संसद भवन देख रहे हो, उसके बाद इधर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो, ये कुछ नहीं, पूरा संसार खाली था। एंशिएंट हिस्ट्री वहां से शुरुआत होती है। जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री या जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री वाले शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री का जो शुरुआती फेज है, ये सब कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जो है वहां से जहां से पूरे दुनिया ही खाली था। अगर आप हम रहते, पहले आए रहते तो पूरे दुनिया हमारे मुट्ठी में रहते, हम कब्जे कर। तो ये जो पृथ्वी का डेवलपमेंट, पृथ्वी पर जीवन का डेवलपमेंट एक प्रक्रिया के द्वारा, एक स्नेह स्नेह, एक धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ये जीवन के भी शुरुआत होती है। और जीवन में भी इतने बड़े विशाल हाथी या इतने बड़े व्हेल मछली या इतने बड़े कुछ नहीं था। ये जीवन की जो शुरुआत होती है, तो हमने यहाँ बात किया ओरिजिनेट ऑफ अर्थ, ओरिजिनेट ऑफ लाइफ। तो ओरिजिनेट ऑफ लाइफ में भी जो देख रहे हो इतने बड़े, चाहे वो मुखर्जी नगर या चाहे दिल्ली, चाहे इंडिया गेट या बंगलुरु या कलकत्ता या जितने भी 28 स्टेट है, ये सब कुछ नहीं था। यहां पर केवल एक नाम मात्र का जीवन के रूप में एक कोशीय जीव का धरती पर पहले पदार्पण होता है, जिसका नाम होता है अमीबा और पैरा। ओके, तो एग्जाम में पूछेगा जो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव जो है उसका क्या नाम है। तो इसी में हम बात करेंगे ओरिजिनेट ऑफ लाइफ, और इस बात करेंगे हम ओरिजिनेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ओरिजिनेट ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम बात करेंगे जीव की उत्पत्ति। तो जीव की उत्पत्ति में जो होता है तो ओरिजिनेट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिए, ओरिजिनेट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशीय जीव का पदार्पण धरती पे। ओरिजिनेट ऑफ
originate of unicellular organism, originate of organism यानी एक कोशीय जीव का धरती पर पदार्पण होता है। एक कोशीय जीव में आपसे पूछे तो आपको ये ध्यान में रखना है अमीबा, और दूसरा अगर हम याद रखेंगे तो पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक कोशिका से बना हुआ जीव है, और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चेंज इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, और यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू different types of creatures या एनिमल्स या मैमल्स कह सकते हो आप। यानी धीरे, अब यहाँ एक चीज देखो कि तो जैसे कि यूनिसेलुलर यानी क्रोनोलॉजी में एक आपको समझने के लिए एक कोशीय जीव धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकली में चेंजिंग होता है, तो चेंज इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स, एनिमल्स, मैमल्स। इसमें जैसे कि आपको जानकारी है, आपको पता भी होगा हु आर द एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। आप इसमें से जो एनिमल्स में से अगर आप लेते हो, जो विच एनिमल्स इज अ important for the history point of view or for competitive point of view, ओके। पहला जो हम इसमें बात करेंगे जो कौन है, तो इसमें देखोगे तो मंकी was our ancestor, मंकी जो है हमारा पूर्वज, ओके। इसमें आपको एक मंकी का नाम याद रखना है, जो मंकी अपने आप को डेवलप करना चाहे, जो अपने या डेवलप करना चाहे सडनली उसमें डेवलपमेंट करने का एक अवसर मिलता है, और वह धीरे धीरे उस अवसर का लाभ उठाते हुए, जैसे कि आप लोगों को भी एक अवसर मिल रहा है पीडी कैंपस के थ्रू से, वैसे ही उसको भी एक अवसर मिला, और उस अवसर के अनुसार वह ढलते गए और उसमें विकास होता गया, और विकास होते होते देखो आज कोई बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर है, बड़े बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर। तो यही बात अगर हम बात करें तो पहला मंकी जो है जो अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहा या विकसित करने का प्रयास किया, बंदर का नाम यदि आप रखते हो तो रामापिथे। क्या नाम है? रामापिथे। पहला बंदर है रामापिथे। तो ये कपी समूह है और ये जंगल में ही रहता है और जंगल को ही संसार समझता है और जंगल को ही दुनिया समझता है। इसको बाहर क्या है उसको पता नहीं, लेकिन बंदर की जात, चंचल जात, आपस में ये लोग झगड़ते लड़ते किसी न से जंगल से बाहर आता है। इधर अरेबियन मिल गया हो या इधर हिंद महासागर मिल गया हो या उधर बे ऑफ बंगाल मिल गया हो, उसमें अचानक कूदता है और जब कूदने के बाद वह डूबना शुरू करता है तो उससे बचने का भी प्रयास करता है और बच भी जाता है। अब इस तरह से उसमें स्विमिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाता है और एक दोस्त जाता है दूसरे को बुलाता है और इस तरह से जो जंगल को ही दुनिया समझता था, जंगल के अलावा उसका दुनिया से उसे
रूबरू नहीं था, वह इंट्रोड्यूस नहीं था। धीरे धीरे वह नदी से, नाला से, बड़े बड़े एक जंगल से छोड़ के दूसरे जंगल से इंट्रोड्यूस होता है, एक पर्वत से छोड़ के दूसरे पहाड़ से इंट्रोड्यूस होता है और दूसरे पहाड़ के सर्च में जाता है। इस तरह से जो ये 4 फीटेड एनिमल है, अगर बात करें रामापिथेकस इज 4 फीटेड एनिमल, 4 फीट एनिमल। ये 4 पांव पे, ये 4 फुट पर है, 4 फीट है, ये 4 पांव पे चलने वाले बंदर हैं। और दूसरा बंदर जो होता है, धीरे धीरे ये नदी में तैरना शुरू करता है, बड़े बड़े पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे इसका हाथ पांव का विकास हो जाता है और धीरे धीरे ये किसी तरीका से लचर पचर या किसी तरीका से तन के खड़ा होता है और 2 पांव पे चलना शुरू करता है। तो उस बंदर का अगर हम नाम याद रखें तो बंदर का नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 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 तो ये जो दूसरा बंदर है, यहां से एक क्वेश्चन एनडीए में बन सकता है, एसएससी में बन सकता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब 2 पांव पे चलने लगा ये बंदर, इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बंदर 4 पांव से नहीं, 4 पांव के स्थान पे ये 2 पांव से चलना शुरू हुआ, 2 पांव बन गया, 2 हाथ बन गया इसका, जैसे अभी के मानव में है। तो हम कहते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। होमो हैबिलस यानी कि ये 2 फीट पे चलने वाले, 2 फुट पे फुट पे चलने वाले थे, 2 पांव पे चलने वाले। अब जब जैसे ये किसी तरीका से लचर पचर, आज भी देखते हो जो हमारे घर में जो भी बच्चे हैं, बच्चे अगर जो होते हैं वो पहले 4 फुट और 4 पांव पे चलते हैं और धीरे धीरे वो लचर पचर करके खड़ा होते हैं और फिर वो 2 पांव पे चलना शुरू करता है। 2 हाथ में यूज हो जाता है, 2 पांव में यूज हो जाता है। इसी तरह से जीवन पर मानव का विकास का भी कहानी है। तो बंदर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 पांव पे चलता है, इसको हम क्या कहते हैं? होमो हैबिलस। तीसरा जो बंदर है, जो फ्रीली एंड ट्रूली, जैसे मान लीजिए आप लोग, हम लोग अभी चलना है, अगर अमेरिका बाजार में जाके चाय पीना है, वाशिंगटन डीसी में जाना है, तुरंत फ्लाइट का टिकट कटाओ, चलो चल देते हैं। ये चंचल हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 पांव पे चलने वाला है रामापिथेकस। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं बता पूछियो ये सर क्या पढ़ा रहे हो। यहां ध्यान से सुनो, रामापिथेकस इस जंगल में ही रहता था, दूसरा दुनिया किसको नहीं पता था। चक्रोल बाग कहाँ है और बंगलुरु कहाँ है या वाशिंगटन डीसी कहाँ है, इसको केवल जंगल का ही पता था। जो जंगल में रहता था, जिस जंगल में उसी का। धीरे धीरे जंगल से जब बाहर आता है तो वो बन जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 2 पांव पे चलना शुरू कर देता है, वो हो गया होमो हैबिलस। और तीसरा जो होता है, ये उड़ना शुरू कर देता है। ये ट्रूली एंड फ्रीली, भले नंगे रहता है, बिना कपड़े के रहता है, लेकिन दौड़ के चला जाएगा। ये कहां से कहां नहीं चला जाएगा, कहां बहुत दूर तक चले जाता था। यानी कि ट्रूली एंड फ्रीली दौड़ लगाना शुरू किया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया, बिना वस्त्र के ही रहते थे। ओके, तो ये जो बंदर थे, तो इसमें आप देखोगे इसका नाम है पिंथरेपिथेकस। क्या नाम है? पिंथरेपिथेकस। पिंथरेपिथेकस। ओके, ये ट्रूली एंड फ्रीली, ध्यान में रहे, ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, चाहे तन पे कपड़ा रहे, ढका रहे न रहे। ओके, और चलो फोर्थ में, चौथा जो बंदर है, फोर्थ जो बंदर है, जो डेवलपिंग फेज में है, वह हो जाता है निएंडरथल। निएंडरथल, ये चौथा स्टेप है मानव का, सॉरी किसका, बंदर का डेवलपमेंट का, फोर्थ। ये निएंडरथल है, इसमें सेंस भी है, इसमें सेंस और फीलिंग, इसमें सेंस, फीलिंग, इमोशन सब आना शुरू हो गया। में सेंस, फीलिंग, अफेक्शन, लव सब आना शुरू हो गया निएंडरथल में। याद रखना है केवल क्या, ये जो है निएंडरथल जो है, तो अपने मरे हुए परिवार को, यानी कि डेथ बॉडी को, ये दफनाना शुरू
अब क्यों दफनाना शुरू किया, या उसमें बायोलॉजिकली रूप से वो बदबू आना शुरू हो जाता हो, या सब काम छोड़ के हर दिन उसी को देखता हो, कारण कुछ भी हो। लेकिन इसमें बात करेंगे हम, इसमें से आपसे पूछ सकता है जो कौन सा बंदर है जो अपने डेथ बॉडी को दफनाना शुरू कर दिया, नियंडर। अब आ जाइए 5 स्टेप में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रज्ञ मानव हो जाता है, जो ज्ञानी मानव हो जाते हैं, जो बड़े बड़े निर्णय लेने वाले मानव हो जाते हैं, वो है होमोसेपियन, जो हम लोग होमो। तो बच्चों होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बंदर से होमोसेपियंस तक आने में देख लो कितना स्टेप से गुजरा। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनता है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है, और पॉलिटी का भी क्वेश्चन। वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए कि नीचे दिए गए बंदर समूह में कौन सा जो है, सॉरी, तो होमोसेपियंस का बायोलॉजिकल नेम क्या है। अगर बायोलॉजिकल नेम, मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है होमोसेपियंस। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको घुमा करके, जो मानव का या ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको वहां भी जवाब देना है होमोसेपियंस। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो बंदर का जो लास्ट स्टेप है, जो वो प्रज्ञ मानव, ज्ञानी मानव, क्रो-मैग्नन बन जाता है, उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखना है यंस, आधुनिक। अब ये आधुनिक मानव भी कई प्रजाति हैं, आधुनिक मानव के भी कई सबकाइंड्स, जैसे नॉर्डिक है, टिग्रिटो है, प्रोटोएस्टोलॉइड है, मोंगोलॉइड है, नॉर्डिक है, कई प्रजाति है। और ये सब जितने होमोसेपियंस है, ये अपने आप को इनहेंस किया और अपने आप को एडॉप्ट करता गया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकली, अकॉर्डिंग टू फिजिकली, और धीरे धीरे ये अपने आप को विकास करने का प्रयास किया। जो असभ्य था वह सभ्य होने का प्रयास किया, जो अनसिविलाइज्ड था वह सिविलाइज्ड होने का प्रयास किया, और जो सिविलाइज्ड होने का प्रयास नहीं किया, जो आज भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, देखने में मानव के जैसे लगता है, तो हम कहते हैं जनजाति, ट्राइब्स। आज भी देखने को अगर भारत में देखोगे, जो ऐसा ट्राइब्स मिलेगा आपको, जो जीके का क्वेश्चन बनता है, जो आज उसका फिक्स घर नहीं होता है, फिक्स जगह नहीं होता है। अगर वन ईयर यहाँ रहा, दूसरा ईयर क्या कर देगा, अपना जगह चेंज कर देगा, अपना आवास चेंज कर दूसरी जगह चले जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाओ, देखने में हम आप जैसे लगेंगे, लेकिन आज भी वह प्राचीन काल के समय से है, स्टोन एज के जैसे ही उसका समय है, वैसे ही उसका वेशभूषा भी है। वो अभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं, अभी भी पेड़ पे रहते हैं, और देखने में हम आप जैसे लगते हैं, मानव का ही रूप लगता है देखने में। यानी कि कहने का मतलब, उसने अभी तक अपने आप को उसने प्रयास नहीं किया, या उस तरह से उसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं बना, जो वो भी अपने आप को सभी मानव के दायरे में आ जाए। जिस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़वाते हैं, तो ये अवसर उसको मिला नहीं, या उस तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके पास बना नहीं, जैसे कि ओंगे, संपे, जोरवे, निग्रिटो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा भारत सरकार प्रयास करते हैं, बराबर प्रयास करते हैं, कुछ उसमें से जनजाति को ला करके यहाँ पर पढ़ाए लिखाए भी। अचानक कुछ दिन के बाद उसके डेथ हो जाते हैं, क्यों, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वह समुद्रीय इलाका में रहता है, उसके लिए वहां पे उसके सूट करता है, उसके योग्य वहां पर वातावरण है, इसलिए वहां पे जिंदा रहता है। और हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था उसको बाहर लाते हैं, कुछ दिन पढ़ाते लिखाते हैं, अचानक डेथ हो जाती है। ओके, तो यहां पर हम बात किए, जो यहां तक जो मानव को जो मैंने 5 स्टेप दिया, जो बंदर को 5 स्टेप से गुजरना पड़ा एक मानव बनने में,
चाहे वो मानव आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो किम जोंग हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो मैकाइवर हो, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो दिदरो हो, चाहे वो कांट हो, चाहे वो लुई बला हो, या वो विल्सन वुडरो हो। ओके, जो देख रहे हो जितने इतने इतने बड़े जो मानव ही पूरे विश्व को एक अलग संदेश दिया है, विश्व को एक निर्णय दिया जैसे नेपोलियन ने दिया। ओके, तो ये सब मानव इतने बड़े मानव बनने में बंदर से शुरू हुआ होमोसेपियंस, और चंद आप व्यक्तित्व को मैंने आपको पर्सनैलिटी को आपके सामने मैंने नाम किया, तो ये है का कहानी और मानव के डेवलपमेंट की कहानी, ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट की इतिहास कहानी को बताता है। ओके, तो हम बात करेंगे होमोसेपियंस में। तो आप देखोगे कि जो एंशियंट हिस्ट्री में आप यहां पर देखोगे, एंशियंट हिस्ट्री में भी एक मोड़ आता है, दो मोड़ है आप देखने को। जो पहला जो एज है एंशियंट हिस्ट्री का, उस एज को हम एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट एज जो होता है उसे हम कहते हैं स्टोन एज। क्या सर, स्टोन एज कहते हैं कि ना, पहला एज स्टोन एज ही है ना। यानी कहने का मतलब ये संसार जो है, जो अभी बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हो, 2 मंजिला 3 मंजिला हाईवे, बड़े बड़े ओवरब्रिज, ये सब कुछ नहीं था, पूरा पत्थर ही पत्थर था। क्या सर, पत्थर का ही घर, पत्थर का ही हथियार, पत्थर का ही औजार, पत्थर का ही, यानी पत्थर का ही सनम। ओके, और तो ये जो एंशियंट हिस्ट्री में अगर एज की बात करें तो पहला स्टोन एज था, और जिसे हम कहते हैं पत्थर का युग। तो पत्थर के युग में लाइफ कैसा था, मानव का लाइफ कैसा था? मानव का लाइफ था हंटर हडलर और फूड गैदर। मानव कैसे थे, जीवन कैसे बिताते थे? मानव शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, पशुचारी होते थे, पशुपालन करते थे, और सबसे बड़ी बात अगर बिहेवियर की बात करें एंशियंट एज में, तो लाइफ क्या था? असभ्य था। एक ही लाइन में ऐसे ही याद रखना है, लाइफ कैसा था? तो ये अनसिविलाइज्ड था। क्या था? अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड यानी ये असभ्य था। तो असभ्य होने का कारण क्या था? असभ्य होने का कारण था कि ये कपड़े पहनते थे ना, ये कच्चा ये कपड़ा पहनता नहीं था, बिना का वस्त्र को रहता था, ये कच्चे भोजन करते थे, और भर दिन पूरे दिन जानवर का शिकार करता था, रात को खुद जानवर का शिकार हो जाता था। इसको आग का ज्ञान नहीं। जब आग का डेवलपमेंट इसी स्टोन एज में हो जाता है, तब ये कच्चे भोजन की जगह रोस्टर फूड, भुने हुए पके हुए भोजन करना शुरू करता है। पहला जो अर्लियर फेज है मानव का, अनसिविलाइज्ड है, और अनसिविलाइज्ड होने का कारण है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अनसिविलाइज्ड होने का मुख्य कारण है मानव को, इसीलिए चूंकि इसके स्टोन के अलावा इसके पास अन एलिमेंट अन मेटल का ज्ञान नहीं था, केवल पत्थर ही था। धीरे धीरे अगर आप इसमें आग का आविष्कार हो जाता है, पशु को पालना प्रारंभ कर देता, एनिमल हस्बेंड्री प्रारंभ कर देता है, और फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, रिवॉल्यूशनरी एज हो जाता है, न्यूलिथिक एज में पहिए का आविष्कार कर लेता है, चाक का आविष्कार हो जाता है, और खेती करना शुरू कर देता है, प्लांटेशन करना शुरू कर देता है, वृक्षारोपण शुरू कर देता है। ओके, तो ये कुल मिलाकर अगर आप कहे, जो स्टोन एज में आप मानव असभ्य से किधर की ओर जा रहा है, अनसिविलाइज्ड से मानव सिविलाइज्ड की ओर। यानी अनसिविलाइज्ड से मानव क्या होना चाहता है? सिविलाइज्ड होना चाहता है। यानी अनसिविलाइज्ड, अब देखिए प्रकृति नेचर, प्राकृतिक रूप से भी इसको सुविधा मिलने जा रहा है। मानव को स्टोन के ज्ञान था, अनसिविलाइज्ड था,
मानव को अन्य मेटल का ज्ञान होना शुरू हो गया तो मानव सिविलाइज होना प्रयास कर दिया। पत्थर के जगह पर मानव अन्य धातु का यूज करना शुरू कर दिया, लोहा का, तांबा का, टीना का यूज करना शुरू कर दिया। तो मानव क्या हो गया, सभ्य होता चला गया, जीवन सुगम होता गया, जीवन क्या हो गया, उसको फैसिलिटेट होता गया। तो इस तरह से मानव असभ्य से सभ्य की ओर जाता, सभ्यता की ओर जानना शुरू कर दिया। तो आप देखोगे कि अनसिविलाइज से सिविलाइज हो गया, कंप्लीट रूप से सिविलाइज हो गया। तो एक इस स्टोन एज से निकल करके आप जाओगे ब्रांस एज में या ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज के बाद दूसरा एज जो आएगा वह एज क्या कहलाएगा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज या कॉपर एज। कॉपर, आपको ध्यान में रखे, एंशिएंट हिस्ट्री में पहले पढ़ोगे आप स्टोन एज, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। पहले जो आप एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रारंभिक इतिहास है वो स्टोन एज पर है, मेटल के रूप में स्टोन का ज्ञान है। धीरे धीरे अन्य धातु का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान में रखना है, मानव का लाइफ कैसा था, अनसिविलाइज था, मानव असभ्य था, नंगे रहता था, भूखे रहता था, कच्चा भोजन करता था, कंद मूल फूल खाता था। फिर धीरे धीरे आग का ज्ञान हो गया तो कच्चे जगह पके हुए भोजन करना शुरू कर दिया, भुना हुआ भोजन शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मानव को देखोगे आप कि मानव को आप यहाँ से आने में, यहाँ से देखोगे जो अनसिविलाइज से सिविलाइज हो रहा है, तो धातु का ज्ञान होते ही फिर नेचुरल प्रकृति से बचने के कारण, प्राकृतिक आपदा से बचने के कारण ये तन को ढकना शुरू कर दिया। जैसे अभी कितना गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, लोग जैसे हम लोग छाता लेके जा रहे हैं कहीं पर गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, कहीं एसी का यूज करते हैं, तो ये लोग भी अपने गर्मी से ढकने के लिए और बरसात से ढकने के लिए और अन्य प्राकृतिक आपदाएं से ढकने के लिए अपने शरीर पर पेड़ की छाल, मवेशी की खाल पहनना शुरू कर दिया। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या मालूम जानकारी मिलती है हमें, जो मानव असभ्य था और असभ्य से सब होने का प्रयास कर रहा है और प्रयास सफल भी होता है। इस तरह से एक एज से निकल करके हम स्टोन एज से निकल करके ब्रॉन्ज एज में जाते हैं या क्या कॉपर एज में जाते हैं। तो यहां पे आकर के मानव क्या हो जाता है, लाइट हो, क्या हो जाता है, लाइट हो। लाइट का मतलब सभ्य, और सभ्य तब होते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन यहीं से मैं आकर आपको पूछ लूं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है और जो पीसीएस की तैयारी करता है उसके लिए भी। जहां मानव सभ्य हो जाते हैं सिविलाइट, मानव सभ्य क्यों हो जाता है, अच्छा मानव सभ्यता का पहचान क्या है, आप सभ्य कैसे होंगे। देखिए, माना कि अगर पूछिए सर आप सभ्य हैं, या हम आपसे पूछे आप सभ्य हो, सबका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने घर में अपने परिवार को रिस्पेक्ट किए, सबको रिस्पेक्ट किया, पड़ोसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। हम सब जगह इज्जत कर लेते हैं और सरकार के सामान को चोरी करते हैं। कंप्लीट कर गया, नौकरी हो गया, घूस लेना शुरू कर दिए। सभ्य का मतलब होता है कि कंप्लीट रूप से एक अनुशासन में रहना। ध्यान से सुनिएगा, अनुशासन को जो पालन करता हो वही सभ्य कहलाता है। लॉ एंड ऑर्डर के अंडर जो जीता है, जो जीवन व्यतीत करता है, जो उसको लॉ एंड ऑर्डर को पालन करता है, अपने देश के संविधान को पालन करता है, अपने देश के संविधान के मानता है, अपनी सामाजिक व्यवस्था को जो मानता है, अपनी कल्चर को रिस्पेक्ट करता है। यहां पर देखोगे जो कॉपर एज में मानव को कॉपर मिल गया, अन्य मेटल का ज्ञान हो गया, तो ये मानव सभ्य हो जाते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं। और ये सिविलाइज्ड जब होता है तो एक नवीन हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे जाकर के, एक सिविलाइज्ड का शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी को हम क्या कहते हैं, आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में से क्या कहते हैं बच्चों? सिंधु घाटी हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सिंधु घाटी। अब देखो यहां सभ्यता जैसे नाम लग गई तो यहां पे आप देखोगे एक कंप्लीट रूप से एक सामाजिक व्यवस्था, ये सब पढ़ाएंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की स्टेटस क्या थी, स्टोन एज में समाज कैसे बना, ये भी पढ़ाऊंगा। ओके, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे कंप्लीट रूप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, भारत में भारत का नेचर कैसा है, भारत का रूप कैसे है? पॉलिटिकली दो रूप है भारत का, एक शहरी एक ग्रामीण, है कि नहीं? और अगर उसमें जाएंगे, हमारे समाज के कैटेगरी में जाएंगे तो एक इलीट क्लास होगा, एक नॉन इलीट क्लास होगा, एक पढ़े लिखे वर्ग है, एक नहीं पढ़े लिखे वर्ग है, एक कैपिटल क्लास है, एक लेबर क्लास है। ओके, यानी ये सारी सभ्यता जो आप देख रहे हो अभी, हमारे समाज की स्टेटस जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी समाज को संरचना को देख रहे हैं, हम अपनी समाज की गतिविधियां को देख रहे हैं, वो सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑर्गेनाइज। यहाँ पे आप देखोगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरा आप देखोगे, यहाँ पर कल्चरल, यहाँ पे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी। ओके, तो ये कहने का मतलब जो असभ से मानव सब हो गया और एक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको हम पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, चान्हुदरो की सभ्यता है, लोथल की सभ्यता है। लोथल क्या है? ओके, वन वाली पढ़ाऊंगा, कालीबंगा पढ़ाऊंगा। बहुत बड़े जो बड़े बड़े साइट हैं जहाँ के खुदाई करने के लिए उस समय के पुराना वस्तु आज भी हमारे पुरातात्विक विभाग में या जो है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम हमारे पास शब्द है। ओके है? तो बच्चों एक बात और यहाँ पर डिमार्केशन ले लूंगा, चूंकि ओवरऑल मैं कंक्लूड करूंगा आज क्लास को। तो जैसे आपने देखा स्टोन एज से निकल कर हम आईवीसी में आए, और आईवीसी के बाद जो आप जाओगे तो एक और एज मिले। ओके, जिसको हम कहते हैं वैदिक। क्या कहते हैं? वैदिक, यानी कि वैदिक युग। वैदिक वैदिक युग में भी आप दो पार्ट पढ़ोगे, एक उत्तर वैदिक, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ओके, इस वैदिक काल में आप देखोगे कि यहाँ पे लोग कैसे हो गए हैं। इस पे यहाँ पे कर्मकांड पढ़ाएंगे हम, 4 वेद की संरचना हो गई है जो मानव। फिर से एक बार मैं बैक में ले चलता हूं। बैक में जैसे मैंने आपको बताया स्टोन एज में मानव कैसा था, असभ्य था। दूसरा एज जब आया ब्रॉन्ज एज, जिसको हम कहते हैं कॉपर एज, उसमें आया तो आइरिस मानस कंप्लीट रूप से सिविलाइज हो जाता है। और दूसरा एज से जो तीसरा एज में जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे मानव आकर के धार्मिक हो जाते हैं, कर्मकांड हो जाता है, स्वर्ग नरक की बात करता है, परलोक की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, और यहां से देवी देवता भी आ जाता है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है। ओके, तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपसे पूछा जाता है, ये सब मैं फैक्ट भी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। मैं अभी स्टोन एज को थोड़ा सा ओपन किया हूं, थोड़ा सा मैंने आपको आईवीसी का ओपन किया हूं, ये टेलर दे रहा हूं ताकि आप लोग को इंटरेस्ट लगे, अधिक से अधिक संख्या में इसका लाइव में आए, इसका लाभ ले। और फिर मैं पूरे चैप्टर जो है एक एक एज को मैं आज थोड़ा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे मैं एक एक चीज को आपको फैक्ट के रूप में और
फिगर के रूप में और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जितना जितना अगर रहेंगे, जिस तरह से मैंने हिस्ट्री को बारीकी से प्रयास करता हूं, विद्वान नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करता हूं जो आप तक ये आपके काम का हो और आपके काम आए, वही चीज को हम उठाने का प्रयास करता हूं। तो आपको हम देखेंगे वैदिक युग में, इसीलिए जितना से जितना हो आप लोग आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दबाएं। और फिर हम आपको एक एक जितना भी टॉपिक किया हो, तो आपको एनडीए हो चाहे एसएससी हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मैं चैलेंज देता हूं इस बात का, जो केवल ये जो मैं बोलता हूं वही नहीं, दूसरे एग्जाम को भी अगर आप तैयारी करेंगे उसमें भी ये काम है। ओके, तो यहां पे देखोगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम वैदिक एज में आएंगे। वैदिक एज में जब हम आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, वैदिक एज में जब आप आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वैदिक एज में जब आओगे तो इसमें हम 4 वेद की चर्चा करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद तो हम पढ़ाएंगे। जो ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, इसमें कितने मंत्र थे, इसमें कौन सा देवता इंपोर्टेंट था। ओके, ये सारे चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आज कंक्लूड करके छोड़, क्या वो चीज होगी आपकी, जैसे स्टोन एज, स्टोन एज में आपने देखा मानव असभ्य था, फिर आपने आया कॉपर एज, कॉपर एज में आया आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें वैदिक एज में आप देखोगे जो मानव का जीवन सुगमय, फैसिलिटेट, और किस तरह से मानव में एक क्रांतिकारी विकास का युग शुरू हो जाता है। तो वहां पर भी जिस तरह से यहां पर मानव स्टोन था तो मानव क्या था, असभ्य था, अन्य मेटल बना मिला तो मानव सभ्य हो गया। वैदिक एज में आओगे तो देखोगे कि यहां पर मेटल के रूप में कोई और अन्य मेटल मिल गया ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, जो मानव एक क्रांतिकारी सोच के हिसाब से हो गया। देखोगे जो यहां पर आओगे ऋग्वेद यजुर्वेद काल में, यजुर्वेदिक काल आप देखोगे यजुर्वेदाज, यजुर्वेद काल में आप देखोगे कि यहां पे आयरन ओर, समझे सर, यहां पर आयरन ओर जो है लौह अयस्क, ध्यान में रखना तो भूलना नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद यजुर्वैदिक काल में आयरन ओर्स प्रचुर मात्रा में मिला, और जब आयरन ओर प्रचुर मात्रा में मिलता है तो लोग क्या करेंगे, अभी क्या है, अभी हथियार के रूप में सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, AK-47 रिवॉल्वर उड़ा दो। लेकिन जब आयरन एज आया तो इसी समय में तीर धनुष का डेवलपमेंट हो जाता है, किसका, तीर धनुष बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि कब आयरन लोहा मिलना शुरू हो गया, तीर मिलना शुरू हो गया, तीर बनाना लोग शुरू कर दिया। एक रिवॉल्यूशनरी फेज यहां पर भी शुरू होता है। और जहां पे वैदिक एज के बाद जो चौथा एज अगर आप जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे आयरन एज, आप पढ़ोगे महाजनपद, महाजन, जो आयरन मिलने से, ध्यान से सुनो इस बच्चों इस बात की, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बारीकी से देखना आप क्लास को और मुझे भी सजेस्ट करना। ओके, तो ये महाजन पद जो है, जो महाजन पद यानी कि आयरन मिलने से तीर धनुष का विकास हो जाता है। तो अब 16 भारत कितने भागों में बट गए, 16 महाजन पद में, 16 महाजन पद में, यानी भारत वैदिक काल के बाद 16 महाजन पद में बट गए। यानी कि ये क्षेत्र मेरा, यहां का शासक कौन बनेगा, यहां का शासक मैं हूं, जैसे जिसमें आप 16 महाजन पद में पढ़ाएंगे। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट महाजन पद है, ध्यान बच्चे एक बात और, एक महाजन पद और मैं पढ़ाऊंगा इसमें, कि अभी जैसे भारत की राजधानी कहां है, भारत का पॉलिटिकल राजधानी कहां है, दिल्ली है, दिल्ली है। उस समय में अगर भारत की राजधानी देखी जाए और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पावर किसके पास था, तो 16 महाजनपद में मैं पढ़ाऊंगा। जो 16 महाजनपद में सबसे जो इंपोर्टेंट महाजनपद था, 16 महाजनपद में
16 महाजनपदाज में जो 16 महाजनपदाज में जो सबसे इंपोर्टेंट महाजनपद था वो था कौन सा था सर? मगध। समझे? मगध महाजनपद, यानी कि उस समय भारत की राजधानी कहां हुआ करता था? मगध। अब यहीं पर एक कंसेप्ट दे देता हूं, भारत में 16 महाजनपद था, हम 16 नहीं बनाएंगे, ये सब थे महाजनपद, ये सभी महाजनपद था, ये टेरिटरीज था। अब मगध क्या था? सेंटर। मगध, समझे कि नहीं? यहां का शासक, सुनो ध्यान से सुनना, जितने भी महाजनपद था यहां के शासक को क्या कहलाते थे? यहां पर किंग होते थे, यहां पर किंग होते थे, यहां पर भी किंग, यहां पर भी किंग, और मगध का शासक क्या कहलाता था? एम्परर। क्या कहलाता था? एम्परर, मतलब सम्राट। सम्राट कहलाता, क्या कहलाता था? सम्राट कहलाता। क्यों? जैसे देखो, यहीं से देख रहे हो ना, पूरा रूपरेखा देखो, जो 16 महाजन, जब आयरन ओर की आविष्कार हो जाती है, लौह अयस्क की आविष्कार हो जाती है, 16 महाजनपद का डेवलपमेंट हो जाता है। इंद्रप्रस्थ मेरा, कौशाम्बी मेरा, कौशल मेरा, अंग मेरा, मगध मेरा, लिच्छवी मेरा, इस तरह से 16 महाजनपद में बट गया, और सभी 16 महाजनपद पर नियंत्रण मगध के शासक का हुआ। और मगध का शासक क्या कहलाता था? सम्राट। जैसे भी है ना मोदी जी, 28 स्टेट, 8 के प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है, और हर स्टेट में मंत्री है। तो वैसे ही यहां पर यह चीज देखने को मिला। अब एक बात यहीं पे बच्चों में दे देता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। जैसे ये जो मगध का, जब तक सेंटर मगध रहा तब तक हिंदू शासन व्यवस्था भारत में बनी रही। और भारत का पहचान दिलाने में जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे विश्व में भारत को पहचान दिलाया, अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अखिल हिंदू भारतीय साम्राज्य का स्थापक चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, महर्षि चाणक्य, महर्षि विष्णु शर्मा, महर्षि कौटिल्य, इसकी जो परंपरा बन गई कि काम को निरंतर, और इसकी तो क्या कहते हैं, वसीयत को, विरासत को बनाए रखा हर्षवर्धन तक। चंद्रगुप्त मौर्य की कंटिन्यूटी को बरकरार रखा 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन। और जैसे ही हर्षवर्धन का मृत्यु, ध्यान से सुनना, मैं समाप्त कर रहा हूं क्लास को, जैसे ही हर्षवर्धन के मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाते हैं, यहाँ का जो राजा है ये अपने आप को मानता है, राजा भी मानता है, अपने आप को सम्राट भी मानता है, कहता है हम किसी को, कोई मेरा सम्राट नहीं है, मैं अपने आप को सम्राट भी हूं, हम अपने आप को राजा भी हूं। एक दूसरे को शंका कुल के दृष्टि से देखना शुरू करता है, ये सोचता है मैं इसको हड़प लूं, ये चाहता है मैं इसको हड़प लूं। तब हिंदू शासन व्यवस्था धीरे धीरे क्लाइन हो जाता है। और 712 ईस्वी में 712 एडी में क्या होता है? मुस्लिम अटैक। क्या होता है? इस्लामिक अटैक। क्या होता है? 712 ईस्वी में इस्लामिक अटैक तो होता है, मुस्लिम आक्रमण होता है भारत पर। और 11 से 91, 11 से 92 में फर्स्ट त्राइन के युद्ध और सेकेंड त्राइन के युद्ध होता है। चौथा युद्ध होता है चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में। और जो उस समय के ताकत, मोस्ट पावरफुल शासक जो होते थे, जिस तरह से अभी मोदी है और योगी है, उस समय में जिस समय मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे भारत पर, उस समय के मोदी और योगी के रूप में थे, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे तरफ थे जयचंद्रा। उस समय में मुस्लिम शासक ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को और जयचंद्रा को मौत के घाट उतार दिया और भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना हो। ओके बच्चों, मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जब भी क्लास लेता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो इस बात को मैं डिटेल करता हूं। और कुछ इंट्रोडक्शन गया है
समय रहते हुए अगला क्लास जो होगी इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करूंगा, और उसी इंट्रोडक्शन को अभी मैंने 712 तक आया और मुस्लिम को थोड़ा टेलर दिखाया हूं, उसके बाद फिर मैं ब्रिटिश का टेलर दिखाऊंगा, फिर मैं आईएनसी का टेलर दिखाऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टेलर दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट का टेलर दिखाऊंगा। और दिल्ली में थोड़े दिन के लिए झटका लगा आम आदमी पार्टी को, जो बीजेपी गवर्नमेंट की चैलेंज मिली, तो दिल्ली राजधानी थी, दिल्ली के प्रधानमंत्री भी मोदी थे, लेकिन मोदी रहते हुए प्रधानमंत्री किस तरह से केजरीवाल ने चैलेंज दिया। भले अब आ गए हैं सत्ता, सारा हिस्ट्री को प्रयास करूँ। आज तक के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइव आए, क्लास का लाभ उठाएं, हमारे सारे टीम आपके साथ हैं, ग्रुप ऑफलाइन भी है हमारी मुखर्जी नगर में। मैं इंद्र कुमार इतिहास के साथ आपके साथ रहूंगा, और 24 आवर में आपके प्रारंभ से लेकर के आपके सफलता तक। ओके, और हमारी टीम आपके साथ डेडिकेट है। तब तक के लिए गुड इवनिंग, नाइट।